और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, सबसे पहले आपको बताएंगे बंगाल में अब शुभेंदु सरकार। बंगाल में दरअसल आज चुनाव होना था कि कौन होगा मुख्यमंत्री। उसके लिए देखिए, खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे। एयरपोर्ट सुबह उसकी तस्वीरें थी। दिन भर हलचल थी आज। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके बाद देखिए जरा जश्न शुरू हुआ। बीजेपी की बड़ी जीत है, बड़ा जश्न है, भव्य तैयारियां हैं, इसीलिए ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा, बंगाल में जश्न हो रहा है, यूपी में प्रदर्शन हो रहा था। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बंगाल में हुए चुनाव का विरोध। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। ज्ञानेश कुमार खिलाफ है, यह सरकार लूटतंत्र है, ये लोकतंत्र खत्म कर रही है। पश्चिम बंगाल में लूटा गया, ये लोकतंत्र की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। अब देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ सपा प्रोटेस्ट कर रही थी, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचने के बाद काली मंदिर पहुंचे हैं और गृह मंत्री ने पूजा पाठ किया। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया बंगाल जीत के मायने, कैसे जीते बंगाल और शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान। 2014 की अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा। अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे 2014 की। अब आपको दिखाता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब सीएम हमारा है। दूसरी तरफ देखिए जरा, उसके बाद शुभेंदु के नाम का ऐलान हुआ तो फिर शुभेंदु अधिकारी को गृह मंत्री ने बधाई दी और शुभेंदु अधिकारी का अभिवादन किया। सब बैठ जाओ, वो पीछे कैमरा, आप लोग बैठ जाओ। सब बैठ जाओ, वो पीछे कैमरा, आप लोग बैठ जाओ। अब देखिए जरा, शुभेंदु के नाम का ऐलान हुआ तो फिर जश्न शुरू हुआ, आतिशबाजी शुरू हो गई कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में।
अब देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन शपथ से पहले बंगाल की विधानसभा भगवा रोशनी में रंग गई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बंगाल विधानसभा की तस्वीरें, चारों तरफ भगवा रंग से रंग गई है, भगवा रोशनी है और विधानसभा भगवामय हो गई है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी कैसे चुने गए बंगाल के सीएम। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बनने जा रहे हैं। कई दिनों से चल रही अटकलों पर आज ब्रेक लग गया है। शुभेंदु अधिकारी को आप कुर्सी पर देख रहे हैं और दोनों तरफ टाइगर हैं। बंगाल का टाइगर दुनिया में मशहूर है। बीजेपी विधायकों की बैठक हुई और शुभेंदु के नाम पर मुहर लगी। सीनियर नेता दिलीप घोष ने दरअसल शुभेंदु के नाम का प्रस्ताव रखा। कई सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया था और विधायकों की बैठक के बाद अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। शाह ने कहा, बैठक में 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए। सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। इसके बाद दूसरे नाम के लिए विधायकों को समय दिया गया, लेकिन बैठक में शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई नाम नहीं आया। इसके बाद अमित शाह ने शुभेंदु को विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया। बैठक के बाद शुभेंदु ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसमें शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शुभेंदु के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। शाह ने कहा, बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराने का सपना पूरा हो गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक। आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है। सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करूंगा। अब देखिए जरा, शुभेंदु के नाम का ऐलान हो गया तो उसके बाद मानिए बंगाल में जश्न की तैयारी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता, नेता तैयारियों में जुट गए। तस्वीर देखिए जरा, लड्डू बनाए जाने लगे। लड्डुओं की तैयारियां शुरू हो गई। हजारों लड्डुओं की तैयारी हो रही है। और देखिए इधर लड्डू बन रहे थे और शुभेंदु अधिकारी का काफिला उधर राजभवन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करना था। तो शुभेंदु पहुंच गए राजभवन, राज्यपाल से मिले जाकर। और क्योंकि उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था तो राज्यपाल से मिलकर शुभेंदु अधिकारी ने दावा पेश किया और शुभेंदु कल शपथ लेंगे। अब देखिए जरा, शुभेंदु आखिर शपथ कहां लेंगे, उस मैदान की तस्वीरें देखिए। यह है ब्रिगेड परेड ग्राउंड। भव्य तैयारियां हो रही हैं और हजारों लोगों के आने की तैयारी है।
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कल 11 बजे का वक्त है जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी इस सबसे बड़े ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल शपथ लेने वाले हैं। अब आइए आपको दिखाऊं, शपथ कर लेंगे लेकिन शपथ का इनविटेशन भी छपा है। निमंत्रण कैसा है ये कार्ड आप देख रहे हैं, इनविटेशन कार्ड है ये और वीवीआईपीस के लिए है। लिखा हुआ है एट द ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता में होना है शपथ ग्रहण। और खास अतिथियों और मुख्य अतिथियों को ये कार्ड दिया गया है और कार्ड नॉन ट्रांसफरेबल भी है, यानी एक को दिया गया तो दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अब आपको बताऊं कि आखिर इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आने वाला है, कौन कौन से बड़े नेता पहुंचने वाले, किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, जरा वो देखिए। शपथ ग्रहण में बीजेपी के सीएम देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ संभावित मुख्यमंत्रियों में है, वो पहुंचेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचेंगे और इधर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस शपथ में पहुंचेंगे। अगला नाम देखिए जरा, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ में पहुंच सकते हैं। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम वो पहुंच सकते हैं और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शपथ में पहुंच सकते हैं। अगला नाम देखिए जरा, रेखा गुप्ता पहुंच सकती हैं शपथ में। कल बंगाल पहुंच सकते हैं पुष्कर धामी उस शपथ में मौजूद हो, और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। कुछ और मुख्यमंत्री देखिए जरा, मोहन चरण मांझी भी पहुंच सकते हैं। अगला नाम है हरियाणा के सीएम नायाब सैनी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंच सकते हैं। तो बड़े दिग्गज इस शपथ समारोह में पहुंचेंगे। लगभग 20 मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं जो इस शपथ में मौजूद होंगे उस वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। अब देखिए जरा इस परेड ग्राउंड में तैयारियां क्या हैं और इनके अलावा कौन कौन पहुंचने वाले। तो कुछ इस तरह का पंडाल है जो आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्रिगेड मैदान में सुरक्षा के बहुत कड़े बंदोबस्त किए गए। शपथ ग्रहण के लिए दिग्गज नेता कोलकाता पहुंचने लगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। मां दुर्गा की प्रतिमा, झालमुड़ी, रविंद्र संगीत में शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शपथ में मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद पहुंच सकते हैं। शपथ ग्रहण की तारीख बीजेपी ने काफी सोच समझ कर तय की है। 9 मई की तारीख बंगाल के लिए बहुत खास है। बांग्ला पंचांग के अनुसार यह बैसाख का 25वां दिन है। इसे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। टीएमसी बीजेपी को अक्सर बाहरी लोगों की पार्टी बताती है। बीजेपी रविंद्र जयंती से बंगाल की जनता को संदेश देना चाहती है और इसलिए खास 9 मई का दिन चुना गया है। सुनिए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। शुभेंदुदा के नेतृत्व में हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। जो सबका कंट्रीब्यूशन है, आज शुभेंदुदा ने सबका नाम लिया, हरिपद भारती से लेकर जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा उसमें मेरा छोटा सा रोल रहा। बाकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुआ था, आज गृह मंत्री जी ने बताया 1950 से, तब से लड़ाई, उस लड़ाई का फल आज मिले हमें मिला। डिजाइनर का जगत से अब ये राजनीति में आकर ये 7 साल में बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देना बाकी है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा चैलेंज जो प्रॉमिस करके आए हैं वो सारे प्रॉमिस रखना बंगाल के लोगों के साथ, ये बड़ा काम है। 24 आवर्स शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। जो हम लोग सोच रहे थे, सपना देख रहे थे, आज वो सफल हुआ। शुभेंदु दा बहुत लड़ाई किया, हमारा कार्यकर्ता ने बहुत लड़ाई किया शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में, और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी श्रमिक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। पश्चिम बांग्ला उभर के आएगा, उन्नयन होगा, फैक्ट्री आएगा, शिल्प आएगा, नौकरी मिलेगा। सरकार गठन नहीं हुआ है, 2700 करोड़ का जल जीवन मिशन का पैसा ऑलरेडी सेंट्रल ने अनाउंस कर दिया है। ये जो डबल इंजन का सरकार, तो दिखा देगा बंगाल कितना आगे दौड़ेगा, बहुत आगे दौड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री हर वक्त बोलते रहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माटी में हमारा सरकार तैयार करना, ये सबसे बड़ी बात है। आज वो उस काम पे हम लोग कामयाब हुआ, कल शपथ होने जा रहा है, तो इसका आनंद भी। लोगों की जो सपना है वो साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रतिनिधि, हर एक विधायक जी जान देकर लड़ेंगे। अब सोचिए जरा
जिस बंगाल में आज तक बीजेपी की कभी सरकार न बनी हो, वहां एक नेता सीएम बनने जा रहा हो, उसके घर में कैसा जश्न होगा, उसकी तस्वीर देखिए। ये शुभेंदु के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका गृह जिला है, उनका गांव है, वहां की तस्वीरें। तो आपने देखा कि शुभेंदु के गांव में कैसे जश्न मन रहा है। अब देखिए जरा शुभेंदु के बारे में वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, सिवाय इसके कि शुभेंदु एक बड़े नेता है, लेकिन नेता होने से पहले क्या थे। शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में। 15 दिसंबर 1970 को एक राजनीतिक परिवार में ही उनका जन्म हुआ है। यह तस्वीर देख रहे हैं उनके पिता की है। उनके पिता शिशिर अधिकारी राजनीति में सक्रिय रहे। शिशिर अधिकारी 3 बार सांसद चुने गए थे। शुभेंदु के पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। यह तस्वीर देख रहे हैं उनकी माताजी की। शुभेंदु अधिकारी की मां का नाम गायत्री अधिकारी है। शुभेंदु को राजनीति दरअसल विरासत में मिली। शुभेंदु के भाई सोमेंदु अधिकारी भी सांसद रह चुके हैं। अब यह तस्वीर देखिए। 1987 में शुभेंदु ने छात्र राजनीति में कदम रखा। इस इलाके के 3 स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तीनों ने ही बिना शादी किए देश सेवा की है। तभी शुभेंदु ने शादी नहीं करने का फैसला किया है। शुभेंदु ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सफर तय किया है। 2005 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2009 और 2014 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही। इसने उन्हें बंगाल की राजनीति में मेदिनीपुर का बादशाह बना दिया। 2020 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 चुनाव में ममता को नंदीग्राम सीट से हराया है, लेकिन 5 साल तक ममता को विधानसभा के अंदर और बाहर घेरा उन्होंने। 2026 चुनाव में फिर ममता को भवानीपुर सीट से हराया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की संपत्ति 5 साल में कम हो गई। एफिडेविट के मुताबिक शुभेंदु की संपत्ति करीब 86 लाख है। शुभेंदु अधिकारी के पास अपनी कोई कार नहीं, ना ही शुभेंदु अधिकारी के पास सोना है। शुभेंदु ने हाथ में नकद 12,000 रुपए घोषित किए और बैंक और पोस्ट ऑफिस में 24 लाख से ज्यादा जमा है। जमीन और फ्लैट की कीमत 61 लाख से ज्यादा बताई गई है। हलफनामे में शुभेंदु के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज हैं। आपको बताऊं, शुभेंदु के खिलाफ ये सारे मामले 2021 के बाद दर्ज हुए हैं। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सारे केस दर्ज किए गए हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं और अमित शाह क्या कह रहे हैं। पश्चिम बांग्लार मैं बंगाल को सोनार बांग्ला बनाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ बंगाल को डरने की जरूरत नहीं है। मैं भाषण कम काम ज्यादा करूंगा। बंगाल से भय आउट, भरोसा इन हो रहा है। मोदी जी की सभी गारंटी को पूरा करूंगा। मानुष वोट दिए थे। मणिपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ। 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीजेपी का टारगेट है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था शुरू में कि लोग जाति की सियासत जो करते हैं वो 10%, 12%, 17%, 18%, 20%, मैं 50% और उससे ऊपर की राजनीति करूंगा। ये उसी का एक फॉर्मूला है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। क्या वो खुश हैं? क्या वो शुभेंदु को ही सीएम चाहते थे? सुनिए। चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा सही सलामत रहे, गरीब आदमी हम लोग है, सुरक्षा रहे, और इससे ज्यादा नहीं चाहिए। शुभेंदु सरकार से हम यही चाहते हैं कि जैसे इसके पहले जो सरकार था, नारी के साथ जो घर्षण होता था, ये सब मुक्त हो जाए। बेटियां रात में आराम से घूमे, किसी को कोई दिक्कत ना हो।
हमारे एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। हमारे बंगाल को पहले जैसा सोनार बांग्ला बना दे, ताकि हम लोग चैन से, आजाद से, बिना डरे भय मुक्त होकर हम लोग चल सके। 15 साल तो हम लोग बहुत कष्ट किया, लेकिन इस बार नहीं, हम लोग का ये होगा, बहुत उम्मीद है। हाल में जो इधर सबसे ज़्यादा जो दादागिरी चलता है, हाँ, वायलेंस चलता है, इसका ऊपर काम किया जाए कि हम लोगों का पश्चिम बंगाल में रोजगार बढ़े और शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, रोजगार की जगह हो, नई नई फैक्ट्री यहाँ पे लाई जाए। जो बेरोजगार है कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे सारे मिलकर सबको नौकरी मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार है, नया सरकार है, जो कमिटमेंट था वो सब पूरा होगा। जैसे कि सरकारी लोगों को 7th पे कमीशन मिलने वाला है, जैसे आप सबको पता है, ड्यू, डीए, पेंशन, ये सब कुछ मिलेगा, एरियर मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी के लिए आज अच्छी खबर आई कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें चुना गया, लेकिन कल उनके लिए बहुत भारी दिन था। शुभेंदु के पीए की हत्या की गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वक्त शुभेंदु के पीए पर अटैक हुआ, ये उस वक्त की तस्वीरें। বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান দাদা, হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো লস হচ্ছে। सोचिए, खुशखबरी से पहले शुभेंदु ने कितना बड़ा गम और दुख झेला है। अब जांच हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीसीटीवी के जरिए गाड़ियों की पहचान हुई है। ये जो कार जा रही है, इसी कार में शुभेंदु के पीए थे। बाइकर्स खोजे जा रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर बाइक में जो लोग सवार थे, कुछ गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें कार जो आगे लगाई गई थी स्कॉर्पियो के, और कुछ बाइक वो बरामद की गई। ये गाड़ी देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं, पुलिस ने इन दोनों को बरामद किया। यही कार इस्तेमाल की गई थी, यही गाड़ी शुभेंदु के कार के आगे लगा दी गई थी, जिसके बाद स्कॉर्पियो रुकी और बाइक सवार आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो शुभेंदु के पीए के मर्डर में जो खुलासा हुआ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, वो चौंकाने वाला है कि कैसे सुपारी किलर्स हायर किए गए थे शुभेंदु के पीए पर अटैक करने के लिए। देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर में यह खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बाइक मालिक का पता लगा लिया है कि यह बाइक कौन चला रहा था और किसकी बाइक थी। इसी बाइक का इस्तेमाल गोली चलाने में हुआ। बाइक मालिक का दावा यह है कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी। चोरी की बाइक से शुभेंदु के पीए पर हमला किया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस को प्रोफेशनल शूटर के शामिल होने का शक है। बीजेपी विधायक शंकर घोष का दावा है कि आखिरी वक्त में वो फोन पर थे। शंकर घोष की शुभेंदु के पीए से बात हो रही थी। 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर यह बात हो रही थी। तभी फोन पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। फोन पर किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। शंकर घोष का दावा है इसी दौरान फोन कट गया था। बाद में कॉल करने पर फोन नहीं उठाया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अभी इस मामले में जांच चल रही है और पुलिस को यकीन है कि बहुत जल्द वो कातिलों तक पहुंचेंगे। सियासतदान क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। हमारा एक भाई था चंद्रा, शुभेंदु का जो पीए था, उसको भी मर्डर हुआ है। तो उन लोग को मिस करेंगे, क्योंकि ये शहीद नहीं होते, राजनीतिक शहीद नहीं होते, तो बहुत अच्छा लगता है। जो उन्होंने भी आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूर्ण होता था, लेकिन उसका परिवार को समझना रहेंगे। परिवार पूरा भाजपा उसका साथ में रहेंगे, भाजपा परिवार का साथ ही रहेंगे। जो घटना घटी है, ये एक पीए को हत्या करने की जो घटना घटी है, इसको जल्द से जल्द ये सारे राज को खोलना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है, कौन सा ताकत की मदद है, ये जल्द से जल्द इसको निकालना चाहिए। जो भी घटना हुआ है बहुत ही दुखजनक, नहीं होना चाहिए और बंद होना चाहिए। जब तक सरकार नया नहीं आता है, कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी, उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए सब दिलीप घोष कह रहे हैं जो लोग हिंसा कर रहे हैं ये सब बंगाल में बंद होने वाला है। अब आपको पश्चिम बंगाल से लिए चलता हूं, एक और बड़े राज्य जिस पर पूरे देश की नजर है कि क्या हो रहा है तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में विजय सरकार, लगभग तैयारी पूरी हो गई है। सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखाऊं, विजय आज तीसरी बार पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए। उनका काफिला विजय आगे बैठे हुए आप देख रहे हैं गाड़ी में। विजय को लेकर लोगों में गजब का क्रेज, जश्न, उनके समर्थकों में उनकी एक झलक पाने को बेकरार। और उसके बाद विजय पहुंचे गवर्नर के पास, गवर्नर को सरकार बनाने का दावा पेश किया। वैसे आपको बता दूं कि विजय आज तीसरी बार पहुंचे गवर्नर से मिलने। 2 बार पहले गए थे, गवर्नर ने वापस लौटा दिया, कहा आपके पास नंबर नहीं है। अब विजय सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे तो देखिए उनके समर्थकों में जरा उत्साह देखिए। हर उम्र के समर्थक आपको नजर आएंगे उनके। अब देखिए जरा, विजय के लिए ऐसा लोगों में क्रेज है कि विजय मुख्यमंत्री बन जाए, सरकार बना ले, उसके लिए पूजा पाठ हो रहा था। अब आपको बताऊं कि आखिर विजय मुख्यमंत्री होंगे तमिलनाडु के, कैसे बनी सरकार। सबसे पहले देखिए तैयारी क्या है। तैयारी यह है कि टीवीके ने बहुमत के लिए जरूरी 118 एमएलए के समर्थन का दावा कर दिया और राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा ठोका है। टीवीके ने जो चिट्ठी दी है उसमें 121 विधायकों का समर्थन का दावा है। पहले सीपीआई और सीपीएम ने अपने 2-2 विधायकों का समर्थन दिया। लेफ्ट टीवीके सरकार में शामिल नहीं होगी, बाहर से समर्थन देगी। लेफ्ट पार्टियों के बाद वीसीके ने भी टीवीके को समर्थन का ऐलान किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल अब भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अभी विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। जरा देखिए नंबर्स, 121 कुल है, उनका दावा है 234 की विधानसभा है, सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। टीवीके के पास है 108, इसे 107 गिनिए, क्योंकि 2 सीटों से खुद विजय लड़े हैं तो 1 सीट छोड़ेंगे तो 107 बचा। कांग्रेस का 5, सीपीआई 2, वीसीके 2, सीपीएम 2, आईयूएमएल 1 और एएमएमके 1, इसे मिलाकर 121 का जोड़ हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार बनने का दावा बेशक वो कर रहे हैं, उसे आगे मूव कीजिए जरा। सरकार बनाने का वो दावा कर रहे हो, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि वो नंबर से अभी पीछे है। सुनिए जरा सियासतदानों। तमिलनाडु में टीवीके ने सीपीआई, सीपीएम और वीसीके से संपर्क किया। हमारी पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के बाद यह रुख अपनाया है। हमने सरकार बनाने के लिए टीवीके को समर्थन देने पर सहमति जताई है। सीपीआई और सीपीएम दोनों ने आज अपनी राज्य समिति की बैठकें आयोजित की। उन्होंने फैसला किया है कि वे सरकार बनाने के लिए टीवीके को बाहर से समर्थन देंगे। विधानसभा में जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तब वे निश्चित रूप से टीवीके के पक्ष में वोट करेंगे। हम मंत्रालय में शामिल नहीं होंगे, ये केवल बाहर से समर्थन होगा। वीसीके पहले ही कह चुकी है कि वामपंथी दल जो भी फैसला करेंगे वे उसी का समर्थन करेंगे। इट्स ओनली आउटसाइड सपोर्ट। वीसीके एंड लेफ्ट पार्टी लीडर्स, हम टीवीके के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम अभी डीएमके के साथ हैं। हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए हम इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे। डीएमके और वामपंथी दल सांप्रदायिक ताकतों तथा भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिकारों पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष जारी रखेंगे।
अब देखिए जरा, इस बीच बड़ी खबर यह है, एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं विजय शपथ लेंगे, खबर यह है कि तमिलनाडु की नई सरकार पर अभी भी सस्पेंस है। विजय कल शपथ नहीं लेंगे, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तमिलनाडु के गवर्नर दफ्तर के सूत्रों से खबर मिल रही है विजय के पास बहुमत नहीं है। सूत्र ये कह रहे हैं टीवीके को अभी 116 विधायकों का समर्थन है और सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए। वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन की चिट्ठी नहीं दी है। विजय को कल शपथ का न्योता नहीं मिला है। बड़ी खबर इस बीच, विजय की शपथ फिर लटक गई है। अब देखिए जरा एक तस्वीर जो सामने आई कि कांग्रेस के नेता कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्यपाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कांग्रेस विरोध कर रही है, विजय के हक में प्रोटेस्ट कर रही है राज्यपाल के खिलाफ। आइए अब आपको दिखाऊं कि आखिर कैसे राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन, लोग पहुंच रहे हैं, समर्थक पहुंच रहे हैं, फैंस पहुंच रहे हैं। घर के बाहर पहुंच गए। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर कैसे बनी बात। विजय के पास तो नंबर्स नहीं थे, कौन साथ आ गया है। 108 सीटों के साथ टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को समर्थन दिया है। स्टालिन इधर अकेले हो गए। टीवीके के प्रमुख विजय 2 बार तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले, लेकिन राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन वाली लिस्ट मांगी। इस बीच डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आने की खबरें आई कि ये साथ आ जाएंगे तो फिर ये किनारे हो जाएंगे। तो कांग्रेस को इसमें बीजेपी का गेम प्लान दिखने लगा। कांग्रेस की घबराहट बढ़ी तो पार्टी ने लेफ्ट नेताओं से बात की और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीआई के महासचिव डी राजा को फोन किया। सेक्युलर सरकार बनाने के लिए टीवीके के समर्थन की अपील की। खड़गे ने कहा कहीं बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता ना हथिया ले। इस बीच टीवीके भी लेफ्ट को मनाने की लगातार कोशिश करती रही और इसके बाद चेन्नई में सीपीआई और सीपीएम नेताओं ने माथापच्ची की। उन्हें कांग्रेस की तरह डीएमके का साथ छोड़ने का फैसला लेना था। उनके सामने 2 विकल्प थे, या वो डीएमके का साथ छोड़ें या फिर एआईएडीएमके और डीएमके के होने वाले गठबंधन का समर्थन करें। इस बीच टीवीके के नेता भी उस बैठक में पहुंचे और नेताओं से बात की। तमाम चर्चाओं के बाद लेफ्ट ने टीवीके को समर्थन का फैसला किया। लेफ्ट के समर्थन के बाद वीसीके ने भी अपने समर्थन का ऐलान किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। राजनीति में तो सब कुछ हो सकता है, कोई बाइंडिंग तो है नहीं। जो ठीक है वो अपने इंटरेस्ट में देखेंगे, स्टेट के इंटरेस्ट में देखेंगे, अगर उसी जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर सकते हैं। हमारी पार्टी ने चुनाव परिणामों को विनम्रता से स्वीकार किया है और हमारा मानना है कि तमिलनाडु की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। हम जनता की इच्छा और जनादेश का पूरी ईमानदारी से सम्मान करते हैं और राज्य में नई सरकार बनाने के प्रयास में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। इसलिए हम इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहते और सरकार गठन के दौरान किसी भी पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। अब देखिए नया बवाल हुआ। बवाल यह हुआ कि जो डीएमके और कांग्रेस एक साथ थे, जो स्टालिन पहले दिन से कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष का चेहरा है, जो स्टालिन पहले दिन से कह रहे हैं कि राहुल ही पीएम के लायक है, वही कांग्रेस पार्टी 24 घंटे में अलग हो गई। उसके बाद डीएमके और कांग्रेस भिड़ गए आपस में और मार शुरू हो गई। तो क्या इंडिया ब्लॉक में दरार पड़ गई है? एक तमिलनाडु में नतीजे आने के साथ विजय को समर्थन देते ही कांग्रेस डीएमके गठबंधन में टूट हो गई। डीएमके ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया है
और पार्टी बैठक में कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। डीएमके ने कह दिया है कि कांग्रेस को गठबंधन के तहत 28 विधानसभा सीटें मिली थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि डीएमके एआईएडीएमके को समर्थन देने वाली थी। सिर्फ सत्ता के लिए दो धीर विरोधी द्रविड़ पार्टियां साथ आने वाली थी। अब डीएमके ने सोचिए लोकसभा में कांग्रेस सांसदों से अलग सीट की मांग कर दी है। डीएमके कह रही है हम लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। डीएमके नेता कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख दिया है और कहा है कि डीएमके का कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना ठीक नहीं। लोकसभा में 22 सांसदों वाली डीएमके विपक्ष की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। 2004 से डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन काफी मजबूत माना जाता था, लेकिन नतीजों के बाद पिछले 48 घंटों में यह रिश्ता करीब करीब टूट गया। इस बीच टीवीके को समर्थन के लिए सपा ने भी कांग्रेस पर चुटकी ली। अखिलेश यादव ने ममता स्टालिन के साथ सोशल मीडिया पोस्ट डाला और लिखा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। सुनिए जरा कांग्रेस सांसद क्या कह रहे हैं। So this is a normal process is that उचित कदम ये है कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाए और टीवीके को अवसर देकर प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया जाए। हालांकि कांग्रेस और डीएमके के बीच मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन डीएमके को ये भी समझना चाहिए कि गैर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होने से रोकना समय की आवश्यकता है। देखिए आपको दिखाऊं, बड़ी चीज यह है कि विजय शपथ लेंगे, कल नहीं परसों लेंगे। लेकिन तमिलनाडु की सियासत में आप देखिए तो ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये वो चेहरे जो एक्टर्स थे, जो सितारे थे और मुख्यमंत्री बने। ये दक्षिण भारत की सियासत और बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको बताऊं कि उत्तर भारत में बहुत से नेता रहे जो एक्टर थे, अभिनेता थे, नेता बन गए, लेकिन उनका कद मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा है। दक्षिण भारत में ही होता है कि जो एक्टर हो वो भगवान की तरह पूजे भी जाते हैं और उन्हें पदों से नवाजा भी जाता है। सबसे पहले एमजी रामचंद्रन 100 से ज्यादा तमिल फिल्मों में अभिनय किया और आम जनता के हीरो के तौर पर मशहूर हुए। उन्हें उनकी फिल्में सामाजिक और न्याय विषय पर होती थी। फिल्मों में उन्हें जनता का रक्षक दिखाया जाता था। लोगों ने उन्हें जननायक मानना शुरू कर दिया। डीएमके तब तमिल पहचान का आंदोलन चला रही थी। प्रभावित होकर एमजीआर डीएमके में शामिल हो गए। उनकी लोकप्रियता राजनीतिक समर्थन में बदलने लगी। बाद में करुणानिधि से इनके मतभेद हुए तो फिर डीएमके छोड़ दी और 1972 में उन्होंने अपनी पार्टी एआईएडीएमके की स्थापना की। अब उनकी पार्टी द्रविड़ आंदोलन का चेहरा बन गई थी। 1977 में वो मुख्यमंत्री बने और 1987 तक रहे। अगला नाम एक और एक्ट्रेस दक्षिण भारत की जे जयललिता। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। एमजीआर के साथ उनकी जोड़ी सबसे लोकप्रिय जोड़ी थी। वो लोकप्रिय थी और उनकी बोलने की क्षमता भी बहुत अद्भुत थी। नेता बनने के बाद एमजीआर उन्हें राजनीति में लाए। 1982 में जयललिता एआईएडीएमके में शामिल हुई। वो चुनावी रैलियों में प्रभावशाली भाषण देती थी, जिससे पार्टी को नया शहरी और महिला समर्थन मिला। 1984 में एमजीआर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब जयललिता ने पार्टी प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी संभाली और इससे उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत हुई। एमजीआर की मृत्यु के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। जयललिता को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पार्टी पर नियंत्रण कर लिया। जनता के बीच उन्होंने खुद को अम्मा के रूप में प्रस्तुत किया और पहली बार 1991 में तमिलनाडु की सीएम बनी। अगला नाम जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है विजय जोसेफ। तमिल सिनेमा के बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम शुरू किया। उन्हें फैंस थलापति यानी कमांडर के नाम से बुलाते हैं। विजय की फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती हैं। उनकी ज्यादातर फिल्मों ने राजनीतिक सामाजिक संदेश दिया है। उनकी फिल्में देखकर जनता को एक खालीपन महसूस होने लगा। करुणानिधि, जयललिता जैसे नेताओं की कमी महसूस होने लगी। विजय इस बात को समझ रहे थे और सामाजिक कार्य करते रहे। उनके फैंस का संगठन जमीनी स्तर पर खूब एक्टिव रहा। 2024 में विजय ने आधिकारिक रूप से राजनीतिक पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में 108 सीटों के साथ सत्ता के करीब पहुंच गए। विजय एक नजीर भी हैं उत्तर भारत के उन एक्टर्स के लिए, उन बड़े बड़े स्टार्स के लिए कि एक दक्षिण भारत के स्टार जो सीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं और उत्तर भारत के स्टार वक्ती तौर पर स्टार प्रचारक ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन सियासत में बड़ा कद नहीं स्थापित कर पाते हैं। अब सुनिए जरा टीवीके के समर्थक क्या कह रहे हैं। 1947 के बाद टीवीके ऐसा एक ही पार्टी बना है जो दोनों डीएमके और एडीएमके को हरा के और हटा के गवर्नमेंट बना सका है। ये पीपल का प्योर लव है
ये जो डिजर्व करता है, क्योंकि जैसे ऐसे डीएमके और एडीएमके के करप्शन गवर्नमेंट को हटा के ऐसे बिना करप्शन को आ सके तो पूरा टीवी के डिजर्व करता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए बहुत जरूरी खबर, एक खबर जिससे हड़कंप मच गया था, लोगों में डर था तरबूज खाना है कि नहीं खाना है। हुआ क्या आपके तरबूज में जहर है? सबको यह डर लगने लगा खबर आने के बाद। खबर क्या थी? खबर यह थी कि एक परिवार जो तरबूज खरीद के लाया, तरबूज लाया और तरबूज खाया और उसके बाद पूरे परिवार की मौत हो गई। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह है मुंबई में 4 लोगों की मौत हुई थी। पूरे परिवार ने पहले बिरयानी खाई, फिर तरबूज खाया और उसके बाद यह सस्पेंस खड़ा हो गया कि आखिर मौत हुई कैसे। फिर पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस ने जांच शुरू की मृतकों के घर में, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, सबूत जुटाए, जो खाया गया था बिरयानी और तरबूज उसके सैंपल लिए, जांच की तो पता चला कि फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि मौत तरबूज में जहर होने की वजह से हुई। एक तरबूज, 4 लोग और चारों की मौत। मुंबई के इस मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। लोग लाल तरबूज को मौत के लाल रंग के तौर पर देखने लगे। खौफ फैल गया कि तरबूज खाओगे तो मारे जाओगे। लिहाजा मुंबई ही नहीं, देश में कई जगह लोगों ने तरबूज खरीदना और खाना छोड़ दिया। सबको डर था कहीं मेरे तरबूज में जहर तो नहीं। लेकिन मुंबई के तरबूज मामले में नया मोड़ आ गया है। रिपोर्ट आई है, खुलासा हुआ और तरबूज के अंदर जहर मिला। आखिर तरबूज में कौन सा जहर मिला? किसने मिलाया जहर? तरबूज तक जहर कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और आइए आपको बताऊं कि आखिर तरबूज मामले में जो खुलासा हुआ है वो क्या है। तरबूज में जहर आया कैसे? अब सवाल सबके दिमाग में ये, तो अब मैं आपको बताता हूं कहानी। मुंबई में 4 लोगों की मौत पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक चारों की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं हुई, यानी खराब खाना, सड़ा खाना खाने से नहीं हुई, बल्कि मौत की वजह है तरबूज में मौजूद खतरनाक जहर। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तरबूज में चूहे मारने वाला जहर था। इसी जहरीले तरबूज को खाने से परिवार के 4 लोग मारे गए। चूहे मारने वाले जहर में आमतौर पर जिंक फॉस्फाइड होता है। गहरे भूरे या काले इस केमिकल से लहसुन जैसी गंध आती है। अगर कोई इंसान इसे खा ले तो यह जानलेवा साबित होता है। जब कोई भी चूहा या इंसान जिंक फॉस्फाइड को निगलता है तो पेट में मौजूद एसिड के साथ मिलकर यह फॉस्फीन गैस बनाता है। यह गैस बेहद जहरीली होती है जो खाने वाले की जान ले लेती है। इससे शरीर में उल्टी, पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। फेफड़े, लीवर, दिल को तुरंत गंभीर नुकसान होने लगता है। फॉरेंसिक जांच में चारों के शरीर में जिंक फॉस्फाइड के अंश मिले और उस तरबूज के सैंपल में भी इसी केमिकल के होने की पुष्टि हुई है। जांच एजेंसियां पता कर रही हैं कि यह जहर तरबूज में पहुंचा कैसे। दरअसल 25 अप्रैल की रात परिवार ने रिश्तेदारों के संग छोटी पार्टी की, उसमें बिरयानी खाई गई। फिर रात में चारों ने तरबूज खाया जब लोग चले गए, जो मेहमान आए थे, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी, मौत हुई तो फूड पॉइजनिंग का शक हुआ। हालांकि अब जांच रिपोर्ट में मौत की वजह फूड पॉइजनिंग नहीं, जहर निकला है। अब आपको सुनवाऊं, जो लोग दूर हैं उनमें डर है, तो सोचिए जिनकी मौत हुई उनके पड़ोसी कितने खौफजदा होंगे। सुनिए जरा उन्हें। हम लोग ने तो कल मोबाइल में देखे थे तो मालूम पड़ा ऐसे ऐसा आया, लेकिन हम लोग को तो यकीन ही नहीं आ रहा क्या कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। बीएमसी में जाके बोलते हैं तो लोग आते नहीं गटर साफ करने, गटर नहीं साफ होता है तो ये 2 महीने का कचरा है। तो 2 महीने के कचरे में इतने बड़े बड़े घूस है अंदर। जैसी खबर पड़ी वैसे उनके घर में गए, सब पड़े हुए थे, तो बाकी तो सब पूरी बिल्डिंग वाले मदद के लिए आ गया है। सबके घर में अलग अलग प्रॉब्लम है और चूहे को लेके, वो चूहे की दवा को रखता है, कोई नहीं रखता है। अब देखिए जरा, अब सवाल सबके दिमाग में यह है कि आखिर तरबूज में जहर कैसे गया, क्या संभावना है। पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा जहर कैसे पहुंचा, लेकिन क्या हो सकता है। अब अलग अलग वजह है तरबूज में जहर कैसे पहुंच सकता है। तरबूज के बीज होने से पहले या बोते समय जिंक फॉस्फाइड मिलाया जाता है। इस केमिकल को खेत में बीज बुआई वाली नाली में डालते हैं। यह मिट्टी की नमी से रिएक्ट करके गैस बनाता है, जिससे चूहे मर जाते हैं। हो सकता है बुआई के दौरान डाला गया जहर तरबूज में मिल गया हो, लेकिन यह होता तो बाकी तरबूज में भी जहर पाया जाता, मगर नहीं मिला है। एक बात और भी है, जो आसपास तरबूज बेचने वाले थे वो दुकान बंद करके जा चुके हैं। क्या भंडारण में हुआ, भंडारण के दौरान जब स्टोर किया गया तरबूज, अक्सर फल सब्जी के भंडारण के दौरान इंजेक्शन दिए जाते हैं,
कभी कभी तरबूज को ज्यादा लाल और मीठा करने के लिए ऐसा होता है। ये हानिकारक रंग और इंजेक्शन सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। कई बार ये केमिकल मिलकर जहर बन जाते हैं जो जानलेवा होते हैं। तो हो सकता है कि तरबूज में इंजेक्शन से दवा डाली गई हो और जहर बन गया हो। कयास लग रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य ने तो जहर नहीं मिलाया, सुसाइड करने के लिए चूहे मारने वाला जहर तरबूज में मिलाया हो, लेकिन मौत से पहले परिवार खुश था, तो ऐसी आशंका बहुत कम है। अगली वजह किसी और ने तो नहीं मिलाया। सवाल है, क्या इंसानी लापरवाही से तरबूज जहरीला हो गया, या किसी ने जानबूझकर हत्या के लिए तरबूज में जहर मिलाया था ताकि बिना किसी शक के परिवार को रंजिश के चलते मारा जा सके। हालांकि एजेंसी और पुलिस ने इसमें से किसी भी वजह की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अभी खुद इस मामले की जांच कर रही है। हमने खुद जाकर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से जानने की कोशिश की, क्या तरबूज में किसी तरह का जहर हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी न किसी ने सुना है, न जाना है, न ऐसी कोई खबर आई। सुनिए। फ्रूट्स या वेजिटेबल किसी भी तरह के केमिकल या टॉक्सिन से कंटामिनेटेड हो सकते हैं, उन तक टॉक्सिन पहुंच सकता है। एक तो अगर हम बात करें तो देखिए, एक्सेस पेस्टिसाइड का जब इस्तेमाल किया गया हो और उसके बाद फ्रूट्स मार्केट में आ गए हो, सब्जियां मार्केट में आ गई हो, तो उसका एक जो वेटिंग पीरियड है, जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है और वो मार्केट में आई है, वो वेटिंग पीरियड ठीक से फॉलो ना किया गया हो, एक्सेस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया हो, तो फलों में, सब्जियों में इस तरह के हानिकारक केमिकल्स पहुंच सकते हैं। कोई भी जो शाइनिंग फ्रूट है मार्केट में, उसको थोड़ा सोचना है कि ये इतना शाइन क्यों कर रहा है। आमतौर पे वाटरमेलन को जो है वो रंग देने के लिए और मिठास के लिए आमतौर पे डाइज यूज की जाती है। तो उसमें एक कॉटन का रोल थोड़ा गीला करके उसके जो पिंक वाला या रेड वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर आप यदि उसको फेरेंगे तो उसका रंग जो है यदि आपका लाल हो जाता है, इट मीन्स कि इसमें कोई आर्टिफिशियल डाई वगैरह जो है वो यूज की गई है। और आइए तरबूज के बाद आपको लिए चलता हूं स्मार्ट मीटर की तरफ। पिछले दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत बवाल हुआ। बत्ती चालू, प्रीपेड मीटर गुल, यानी प्रीपेड मीटर अब नहीं चलेंगे। तो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, प्रीपेड मीटर को लेकर बवाल इस हद तक था कि अलग अलग शहरों में यूपी से तस्वीरें आ रही थी, लोग अपने मीटर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे। तो आपको बताऊं, स्मार्ट मीटर पर इतना बवाल हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया और ऑर्डर दिया है। क्या है ऑर्डर स्मार्ट मीटर पर? देखिए, योगी सरकार ने बिजली वाला प्रीपेड सिस्टम खत्म कर दिया, यानी पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का काम रोक दिया गया है। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मीटर की तरह काम करेंगे, यानी जैसे पहले पैसा बाद में बिजली का बिल देते थे वैसा ही होगा, यानी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, बिजली इस्तेमाल करो फिर बिल भरो। नया प्रीपेड सिस्टम लाए थे, यानी पहले रिचार्ज करो फिर बिजली आएगी। लेकिन अब यूपी में यह व्यवस्था लागू करने का फैसला रद्द हो गया है। बिजली उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने का बिल मिलेगा। बकाया बिजली बिल को किश्तों में जमा करने की भी सुविधा होगी। यहां तक कि अब उपभोक्ताओं को मोबाइल पर बिल मिल जाएगा। बिल नहीं भरा तो महीने के अंदर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। दरअसल यूपी में 2021 में स्मार्ट मीटर की शुरुआत हुई। इसका मकसद था आधुनिकीकरण और वित्तीय नुकसान कम करना। बिजली का उपयोग करने के लिए पहले रिचार्ज करना अनिवार्य था। अब तक करीब 75 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा चुके हैं, लेकिन इस सिस्टम में कई गंभीर तकनीकी खामियां उभर कर आई। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब लोग रिचार्ज तो कर लेते हैं, लेकिन तकनीकी देरी के कारण बिजली समय पर वापस नहीं आती है। अब सरकार ने इसे एक बार फिर पोस्टपेड में बदल दिया है, यानी बिजली का बिल आएगा। अब सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या कह रहे हैं। न ही विपक्ष के दबाव में खत्म हुई है और न ही मीटर की गड़बड़ी में खत्म हुई है, और जनता के हित में हमें स्वयं का निर्णय अनुभव के आधार पर बदलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आधार पे हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये सारी जो उसमें शंका कुशंका आ रही है या असमंजस की स्थितियां आ रही हैं, जब तक हम स्वयं न समझ लें या निश्चित न हो जाए, तब तक हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। अब देखिए जरा आपको बताऊं, दोनों मीटर, स्मार्ट मीटर जो आया और पुराना मीटर, दोनों में फर्क क्या था जिसको लेकर ये इतना बवाल और हंगामा मचा था। दोनों मीटर आपके सामने। पुराना मीटर ये है जो अमूमन घरों में लगा रहता है, और ये नया स्मार्ट मीटर था। फर्क देखिए जरा, इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है,
ये नया वाला इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। पुराने में मैनुअल रीडिंग लेनी पड़ती है, एक आदमी आता है, ऊपर नंबर देखता है, नोट करता है, फिर बिल आता है। नए वाले में मीटर रीडिंग, खुद बिल जनरेशन ऑटोमेटिक होता है, सीधे आप पे रीडिंग आएगी। पुराने मीटर में महीने के अंत में बिजली की खपत की जानकारी मिलती है, इतना बिल आ गया है। यहां हर 15 मिनट में बिजली खपत पर अपडेट स्मार्ट मीटर में। पुराने मीटर में मीटर के साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी, लोग मीटर की रीडिंग रोक देते हैं या किसी की रीडिंग कभी फास्ट भी हो जाती थी तो वो परेशान होता था, एक ये परेशानी थी। इधर स्मार्ट मीटर में हैक और छेड़छाड़ की संभावना ना के बराबर। पुराने मीटर में बिना लिमिट के बिजली बिल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इधर स्मार्ट मीटर में था जितने का रिचार्ज उतनी देर बिजली, पैसा खत्म, बत्ती गुल। अब आपको बताऊं कि लोगों को क्या परेशानी थी। लोगों में गुस्सा किस बात को लेकर था, जिसके बाद लोग अपने अपने मीटर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे। लोगों का कहना था यूपी में करीब, देखिए पुराने मीटरों में बदलाव हुआ, 3,58,00,000 के आसपास उपभोक्ता हैं। फरवरी 2026 तक इनमें से 87 लाख घरों में स्मार्ट मीटर थे, इनमें से 82 लाख घरों में स्मार्ट पोस्टपेड मीटर थे, लेकिन विभाग ने इन्हें प्रीपेड मीटर में बदल दिया, जिस पर कई लोगों ने विरोध जताया और प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर में नाराजगी थी, पहले पैसे दो। प्रीपेड मीटर का मतलब था पहले पैसे दो फिर बिजली लो, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं वैसे मीटर रिचार्ज कराओ। पहले बिल देने का यह फॉर्मूला लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद अगली वजह थी बिजली काट दी गई। दावा है नए मीटर लगने के बाद लाखों घरों की बिजली काट दी गई। विभाग ने मीटर में नेगेटिव बैलेंस बताकर बिजली काट दी और आरोप है कि रिचार्ज करवाने के बाद भी सप्लाई चालू नहीं हुई। हंगामा हुआ तो विभाग ने तकनीकी दिक्कत बताकर सफाई दे दी। ज्यादा बिल का डर, स्मार्ट मीटर को लेकर आशंका है कि इसमें ज्यादा पैसा लग रहा था। कई वायरल वीडियो में ज्यादा बिजली खपत का दावा किया गया। धारणा बनी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चलते और ज्यादा बिल आता है इसका। शिकायत सिस्टम नाकाफी, यानी लोगों की शिकायत थी कि बिल औसत से कई गुना ज्यादा आ रहा है। बिजली विभाग इन सभी शिकायतों की सुनवाई करने में असमर्थ था। कई बार हेल्पलाइन 1912 पर भी शिकायतों के समाधान नहीं मिले, इसलिए लोगों का गुस्सा जायज था। सुनिए जरा कांग्रेस और सपा क्या कह रही। स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश के लोगों पर एक बहुत बड़ी मार थी और ये बहुत बड़ा बिजली विभाग में घोटाला है, जो कि भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के संरक्षण और सह में हुआ है। कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लाई गई। ये सरकार के द्वारा घोषित डकैती डाली जा रही थी आम जनता की जेब पर। समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना ये जन विरोधी फैसला वापस लेना पड़ा और आप जनता को पुरानी जो व्यवस्था थी बिल की, उसी माध्यम से आज जनता। तो सपा और कांग्रेस को आप सुन रहे थे, अब आपको जंग के मैदान में लिए चलता हूं। क्या जंग फिर शुरू होने वाली है? सीजफायर के बीच बमबारी शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया बीती रात, ये तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका ने हमला किया बंदर अब्बास पर, ईरान पर। ईरान ने इसे सीजफायर का उल्लंघन बताया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ईरान ने तैयारी की, मिसाइल पर फिर तस्वीरें लगाकर और लिखकर दागनी शुरू की। और उसके बाद देखिए जरा, ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए। इस हमले के बाद झंडा लेकर बाइकर्स, कार वाले सड़कों पर परेड कर रहे थे। अब देखिए जरा क्या हुआ। सीजफायर के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर बमबारी की। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया, साथ ही काशेम और बंदर अब्बास पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। बंदर अब्बास को ईरान की समुद्री जीवन रेखा कहा जाता है। यह ईरान का बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य केंद्र है। यह हॉर्मूज के पास है और यहां ईरानी नौसेना का मुख्य केंद्र है। दूसरी तरफ काशेम में IRGC का अंडरग्राउंड हथियार गोदाम भी है। अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका था। इसके जरिए वो हॉर्मूज में फंसे जहाजों को निकाल रहा था। अब हॉर्मूज के पास हमला कर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है।
ट्रंप ने बताया कि अटैक में ईरानी ड्रोन तबाह कर दिए गए, साथ ही समंदर में कई ईरानी नावें भी डुबोने का दावा किया है। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ पलटवार किया। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज में मिसाइलें दागी हैं, लेकिन 3 अमेरिकी जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम रहे हैं। हालांकि ईरानी सेना ने फिर चेतावनी दी कि जल्द बड़ा हमला होगा। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। सीज फायर अब भी जारी है, ये प्रभावी है। ये सिर्फ एक लव टैप था। हमने उन्हें बुरी तरह से तबाह कर दिया और उनकी कई छोटी नावों को डुबो दिया। हम उन्हें परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं देंगे और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्या वे इस पर दस्तखत। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप जंग फिर भड़काएंगे। ये बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? अगर कोई आपका अपमान करे तो तुरंत गुस्सा दिखाने या जवाब देने की बजाय शांत रहिए और आचार्य चाणक्य का फंडा अपनाइए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिका बकास न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। मतलब तोता और मैना अपनी बहुत बोलने की आदत की वजह से पिंजड़े में पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन बगुला चुप रहकर शिकार करता है तो आजाद भी रहता है और कामयाब भी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दें, शांत रहें। मौन सबसे बड़ा हथियार है, जिससे सामने वाले को यह समझ नहीं आता कि आप पर उसकी बातों का क्या असर हुआ है और वो खुद ही अपमानित महसूस करने लगता है। लेकिन तोता की तरह अगर आप हर बात पर या हर किसी अपमान पर प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो आपका ही समय और ताकत बेवजह खर्च होगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम पूरा करने के लिए मान अपमान की चिंता नहीं करता, वो बेवजह के विवाद और बहस से बचता है। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का अहम फंडा दिया। अपमान का बदला शब्दों से नहीं, अपने काम से दीजिए और मौन रहकर आप अपना काम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।